नमस्कार मित्रों, गायत्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि। पिछली क्लास में अपन ने स्वर संधि पढ़ ली थी, बिल्कुल ट्रिक के साथ में समझ ली थी, उदाहरण भी समझ लिए थे, परिभाषा भी समझ ली थी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया था और ये भी आशा करता हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें व्यंजन संधि के बारे में, तो इसकी परिभाषा इस तरह हो जाएगी कि जब पास पास आने वाले दोनों वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो वहाँ व्यंजन संधि होगी। अब संधि दो वर्णों के बीच में होती है, तो उसमें दो वर्ण पास में आते हैं, उसमें पहला वर्ण आता है वो व्यंजन होना अनिवार्य है और दूसरा जो वर्ण आएगा वो व्यंजन हो या स्वर हो, कोई भी हो तो भी वहाँ व्यंजन संधि होगी। देखिए अपन उदाहरण से समझते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई और ये इसका उदाहरण है कि वाक धन ईश, ये वाक धन ईश हो जाएगा। बाकी सब कैसे होगा वो तो अपन नियम के साथ में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब भी सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि अब देखिए ये वाक, ये क, ये व्यंजन है और ये ई, ये स्वर हैं। अब यहाँ पहला वर्ण ये है और दूसरा वर्ण ये है, तो परिभाषा के अंदर अपन ने ये पढ़ा है कि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन हो या स्वर हो। तो अब देखिए पहला वर्ण तो व्यंजन आ गया, इसका मतलब यहाँ व्यंजन संधि ही होगी और दूसरा वर्ण यहाँ पर स्वर हैं। अगर यहाँ पर व्यंजन भी होता तो भी व्यंजन संधि बनती और ये स्वर हैं तो भी ये व्यंजन संधि होगी। बराबर हो गया वागीश। अब देखिए व्यंजन संधि के नियम पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा व्यंजन अपन को ध्यान में रखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें देखिए ये अपने क से लेकर के म तक ये पांच वर्णों का जो समूह है, पांच वर्णों का 5 समूह और ये 25 वर्ण है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसको जब बोलते हैं, इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा किसी न किसी मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हैं। और ये अब हम बात करें क वर्ग का अर्थ है यहाँ क से लेकर के अड़ तक के पांचों वर्ण जो हैं ये क वर्ग के अंदर आएंगे, ये पांचों वर्ण ये च वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ये पांचों वर्ण ये ट वर्ग के अंतर्गत आएगा और ये त वर्ग के अंतर्गत ये पांचों वर्ण और प वर्ग के अंतर्गत भी ये पांचों वर्ण आएंगे। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये अंतस्थ हैं और उसमें ये श, श और स और ह ये उसमें हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा अंतस्थ कौन सा और स्पर्श कौन सा है। अब बढ़ते हैं नियम की ओर। तो व्यंजन संधि का पहला नियम है कि पहला नियम है कि वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ एक का मतलब पहला वर्ण है, अगर यहाँ पर 2 भी होता तो वो दूसरा वर्ण, 3 होता तीसरा वर्ण। तो यहाँ पहला नियम है कि वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का अर्थ ध्यान रखना ये इनमें से कोई भी वर्ग आ सकता है। जो क से लेकर प तक ये 5 वर्ग बने हुए हैं, इनमें से क्या कह रहा है कि वर्ग का पहला वर्ण, अर्थात ये क वर्ग है, इसमें से ये पहला वर्ग इसका वर्ण हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां वर्ण है। तो पहला नियम कहता है कि वर्ग का पहला नियम प्लस बाद वाला तीसरा वर्ण आएगा या चौथा आएगा या अंतस्थ आएगा या स्वर आएगा, इन चारों में से कोई भी अगर आता है तो वहाँ तीसरा वर्ण बनता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनता है। ध्यान से दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। वर्ग का पहला वर्ण, मान लो ये क वर्ग के हैं तो इसका पहला वर्ण क आएगा, च वर्ग है तो यह इसका च आएगा। तो पहले वर्ण के बाद में अगर तीसरा या चौथा, मतलब क वर्ग का पहला वर्ण क आ गया और उसके बाद में अगर तीसरा कौन सा हो जाएगा ग, और ये ग ये आता है, या अंतस्थ में से ये र ल व में से कोई आता है, या स्वर में से अगर कोई भी वर्ण यहाँ बाद में जुड़ता है तो वहाँ तीसरा वर्ण बनेगा। अर्थात यहाँ पर क आया है तो क की जगह हो जाएगा ग, क्योंकि क के बाद में तीसरा वर्ण ग होता, क, ख और ग। उदाहरण से समझिए, इस नियम का उदाहरण है वाक धन ईश। अब देखिए ये तो पहला वर्ग है और ये
पहले वर्ग का पहला वर्ण है और ये स्वर है, तो नियम के अंतर्गत आ गया पहला वर्ण ये है और स्वर भी ये आ गया, तो कौन सा बनेगा? तीसरा वर्ण बनेगा। तो क का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ग। तो ये हो जाएगा और वाघ। अब देखो हट जाएगा क्योंकि इसका विकार आ जाएगा, तीसरा वर्ण ग आ गया और ये ई की मात्रा लग जाएगी और हो गया श। अब देखिए इसमें से जो विकार होता है वो हलंत के साथ में होता है और ये ई जुड़ती है तब ये हलंत हट जाता है और ये हो गया वागीश। अगला उदाहरण देखिए, अगला नियम देखिए। दूसरा नियम है इसका व्यंजन संधि का, वो ये है कि वर्ग का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का, इनमें से कोई भी वर्ग आ सकता है, और उसका पहला वर्ण संधि में जब दो वर्ण होते हैं तो उसमें पहला वर्ण इसी वर्ग का पहला वर्ण होगा या क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा या प होगा। पहला वर्ण के बाद में अगर न या म आता है तो पांचवा वर्ण बनेगा। ध्यान रखिए दीजिए, वर्ग के पहले वर्ण के बाद में न या म आता है तो पांचवा बनेगा। कैसे? देखिए, जगत ये कौन सा है? त है, त वर्ग का पहला वर्ण है, त आ गया। अब उसके बाद न या म आता है, हाँ न आ गया तो पांचवा बनेगा। तो त के बाद में पांचवा कौन सा आता? त, थ, द, ध और न। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? न बन जाएगा, न भी हलंत के साथ में, तो नया शब्द बनेगा। ये त बढ़ जाएगा क्योंकि त के जगह न आ गया है, नया विकार, ये आधा न आ गया और ये नाथ, ये न भी इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। ये हो गया अपना नया शब्द। और आगे देखें तो अगला नियम आ जाएगा अपना तीसरा नियम है व्यंजन संधि का, वो अगर पहला वर्ण म है और उसके बाद में अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर प वर्ग तक जो 25 व्यंजन, इनमें से कोई भी आ जाता है म के बाद में, तो वहाँ पर जुड़ने वाले का पांचवा बनेगा, न कि ये म तो वैसा का वैसा रहेगा और जुड़ने वाला कौन सा स्पर्श व्यंजन में से आया है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बनेगा। जुड़ने वाले का, जुड़ता कौन सा? बाद में वाला जुड़ता है तो उसी वर्ग का पांचवा बनेगा। जैसे देखिए सम, दंतोष। अब देखिए म के बाद में ये स्पर्श व्यंजन आया है, तोष, तो है। तो अब देखिए इसमें त का जो पांचवा वर्ण होता है वो कौन सा होता है? न होता है, न होता है तो ये हो गया न। अब देखिए अब म ये हट जाएगा क्योंकि म का विकार क्या आ गया है? न, लेकिन म के आधार पर नहीं आया, त के आधार पर, तो ये हो जाएगा न आधा है तो इसके ऊपर बिंदी लग जाएगी और ये हो जाएगा तोष। नया शब्द बन गया संतोष। और चौथा नियम की बात करें तो चौथा नियम ये है कि म के बाद में अगर अंतस्थ या ऊष्मीय व्यंजन आता है। अब देखिए अंतस्थ ये व्यंजन है और ऊष्मीय ये व्यंजन है, तो म के बाद में अंतस्थ या ऊष्मीय आता है तो वहाँ अनुस्वार लगता है। देखिए म के बाद में ये र आया है तो ये र किसके अंतर्गत आता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो यह अनुस्वार बनेगा। ये म हट जाएगा और ये अनुस्वार इस पे लग जाएगा और ये हो गया रचना। ये हो गया अनुस्वार, हो गया संरचना। नया शब्द अपने पास आ गया संरचना। अब अगला पांचवा जो नियम है वो ये कहता है कि त द के बाद, त या द के बाद ल आता है तो वहाँ अगला वहाँ विकार होगा वो ल ही होगा। अगर पहला वर्ण त हो या द हो और बाद में वाला जुड़ने वाला वर्ण ल हो तो वहाँ ल हलंत के साथ में आधा ल ही बनेगा। उदाहरण के साथ में समझिए, देखिए उत्त धनलास। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आया है? त द में से त आया है और यहाँ ल आया है, तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो ये बराबर ल हलंत के साथ में हो जाएगा, ये इसका विकार आ गया। और अब यहाँ पर ये त हट जाएगा और आधा ल आ जाएगा और पूरा ल ये और ये स, ये हो गया उल्लास। नया शब्द अपन के पास आ गया उल्लास। अगला उदाहरण देखिए,
त द के बाद, त या द के बाद ज या झ आता है तो वहाँ हमेशा आधा ज बनता है। उदाहरण देखिए, ये हो गया सत धन जन। अब देखिए यहाँ त आया है और त के बाद में जुड़ने वाला ज आया। अगर यहाँ ज के बाद ज भी होता तो भी ज बनता, और ज झ भी होता तो भी ज बनता, और ज होता तो भी ज बनता। तो यहाँ पर ज आया है तो यहाँ पर आधा ज ही बनेगा। और अब देखिए ये तो हट जाएगा और ये आधा ज आ जाएगा, और ये पूरा ज, और ये हो गया न, नया शब्द आ गया सज्जन। अगला उदाहरण है, 7वां जो नियम है उसका उदाहरण है, और नियम दोनों देखते हैं। तो या दो के बाद में च या छ आता है तो वहाँ पर हमेशा च बनेगा, और वो भी हलंत के साथ में। ये इसका 7वां नियम है। तो उदाहरण देखिए, उत धन चारण। अब यहाँ पर त और द में से त आया है, प्लस ये अगला शब्द च आया है। अगर यहाँ छ होता तो भी च बनता, और च है तो भी च बनेगा। अब देखिए क्या बनेगा, च बनेगा आधा। अब देखिए ये त हट जाएगा और ये आधा च आ गया, और ये पूरा च आ गया, और ये नया शब्द बन गया उच्चारण। तो इसी तरह अपन ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हो सके तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।